नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 6। अभी तक आपने सुना गंगाधर राव को शासन का अधिकार विवाह के उपरांत मिल गया। यह अधिकार भी एक अहदनामे के साथ मिला। झांसी में रखी गई अंग्रेजी फौज का खर्च झांसी उठाएगा और इसके साथ ही एक बड़ी रकम की वार्षिक आय वाला एक इलाका भी देना पड़ा। मनु अब यौवन में पदार्पण करने के साथ गंभीर होती जा रही थी। राजा गंगाधर राव के साथ वार्तालाप में अक्सर रानी व्यंग का सहारा लेकर तीखी बातें कह देती थी, जिसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ राजा को सचेत रखना होता था। उन्हें नाटकशाला के बाहर की स्थितियों पर भी ध्यान देने को प्रेरित करती थी। गंगाधर राव का शासन कठोर था और महल में भी इसकी झलक मिलती थी, क्योंकि वहां पर्दा बरतने के वे दृढ़ पक्षपाती थे। अंग्रेजी सेना के अफसर गार्डन ने राजा को अंग्रेजों के न्यायालय व्यवस्था से अवगत कराया और उनके राज्य से पंचायत व्यवस्था को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी। इसी सिलसिले में गंगाधर राव का गार्डन से विवाद हो गया, जिसके बाद लक्ष्मीबाई को अपने राज्य का अभिमान हो आया। वे यह देखकर बड़ी सुखी थी कि गंगाधर राव ने गार्डन को खरी खरी सुना दी। अब आगे। बसंत आ गया। प्रकृति ने पुष्पांजलियां चढ़ाई, महके बरसाई। लोगों को अपने श्वास तक में परिमल का आभास हुआ। किले के महल में रानी ने चैत्र की नवरात्रि में गौर की प्रतिमा की स्थापना की। पूजन होने लगा। गौर की प्रतिमा आभूषणों और फूलों के श्रृंगार से लद गई और धूप, दीप तथा नैवेद्य ने कोलाहल सा मचा दिया। हल्दी कुंकू हल्दी कुमकुम के उत्सव में सारे नगर की नारियां व्यग्र व्यस्त हो गई, परंतु उसमें से बहुत थोड़ी गले में सुमन मालाएं डाली थी। उनके पास हृदय की कविता और उसका फल दूसरे रूप में पहुंचा था। उनको भ्रम था कि राजा रानी हम लोगों के इस श्रृंगार को पसंद नहीं करते। इसलिए जब वे स्त्रियां जो पूजन के लिए रनवास में आईं, चढ़ाने के लिए तो अवश्य फूल ले आई, परंतु गले में माला डाले कुछ एक ही आईं। किले में जाने की सब जातियों को आजादी थी। किले के उस भाग में जहां महादेव और गणेश का मंदिर है और जिसको शकर किला कहते थे, सब कोई जा सकते थे। अछूत कहलाने वाले चमार, बसोर और भंगी भी। जहां अपने कक्ष में रानी ने गौर को स्थापित किया था, वहां इन जातियों की स्त्रियां नहीं जा सकती थी, परंतु कोरियों और कुम्हारों की स्त्रियां जा सकती थी। कोरी और कुम्हार कभी अछूत नहीं समझे गए थे। सुंदर ललनाओं को आभूषण से सजा हुआ देखकर रानी को हर्ष हुआ, परंतु अधिकांश के गलों में पुष्पमालाओं की त्रुटि उनको खटकी। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तुम लोग हार पहनकर क्यों नहीं आई? गौर माता को क्या अधूरे श्रृंगार से प्रसन्न करोगी? स्त्रियों के मन में एक लहर उद्वेलित हुई। लाला भाऊ बख्शी की पत्नी उन स्त्रियों की अगुआ बनकर आगे आई। वह यौवन की पूर्णता को पहुंच चुकी थी। सौंदर्य मुखमंडल पर छिटका हुआ था। बख्शिनजू कहलाती थी। हाथ जोड़कर बोली, जब सरकार के गले में माला नहीं है तो हम लोग कैसे पहने? रानी को असली कारण मालूम था। बख्शिनजू के बहाने पर उनको हंसी आई। पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और सबको सुनाकर कहने लगी, बाहर मालिनी नाना प्रकार के हार गूंथे बैठी हुई हैं। एक मेरे लिए लाओ, मैं भी पहनूंगी। तुम सब पहनो और खूब गा गा कर गौर माता को रिझाओ। जो लोग नाचना जानती हो नाचें। इसके उपरांत दूसरी रीति का कार्य होगा। स्त्रियां होड़ा होड़ी में मालिनी के पास दौड़ी, परंतु मुंदर पहले माला ले आई। बख्शिन जरा पीछे आई। मुंदर माला पहनाने वाली ही थी कि रानी ने उसको मुस्कुराकर बरस दिया। मुंदर सिकुड़ सी गई। रानी ने कहा,
मुंदर, एक तो तू अभी कुमारी है, दूसरे तेरे हाथ के फूल तो नित्य ही मिल जाते हैं। बख्शिन जो के फूलों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बख्शिन हर्षोत्फुल्ल हो गई। मुंदर को अपने दासी वर्ग की प्रथा का स्मरण हो आया। विवाह होते ही महल और किला छोड़ना पड़ेगा। उदास हो गई। रानी समझ गई। बख्शिन ने पुष्पमाला उनके गले में डालकर पैर छुए। रानी ने उठाकर अंग में भर लिया। फिर मुंदर का सिर पकड़कर अपने कंधे से चिपटाकर उसके कान में कहा, पगली, क्यों मन गिरा दिया? मेरे पास से कभी अलग न होगी। मुंदर उसी स्थिति में हाथ जोड़कर धीरे से बोली, सरकार, मैं सदा ऐसी ही रहूंगी और चरणों में अपनी देह को इसी दशा में छोड़ूंगी। फिर अन्य स्त्रियों ने भी रानी को हार पहनाए, इतने कि वे ढक गईं और उनको सांस लेना दूभर हो गया। सहेलियां उनके हार उतार उतार कर रख देती थी और वह पुनः पुनः ढांक दी जाती थी। अंत में कोने में खड़ी हुई एक नववधू माला लिए बढ़ी। उसके कपड़े बहुत रंग बिरंगे थे। चांदी के जेवर पहने थी। सोने का एक आधी था। सब ठाठ सोला आने बुंदेल खंडी। पैर की पैंजनों से लेकर सिर की दावनी दामनी तक आभूषण स्थानिक। रंग जरा सांवला। बाकी चेहरा रानी की आकृति आंख नाक से बहुत मिलता जुलता। रानी को आश्चर्य हुआ और स्त्रियों के मन में काफी कुतूहल। वह डरते डरते रानी के पास आई। रानी ने मुस्कुराकर पूछा, कौन हो? सरकार हो तो कौरिन। नाम? सरकार, झलकारी दुलैया। निसंदेह, जैसा नाम है वैसे ही लक्षण हैं। पहना दे अपनी माला। झलकारी ने माला पहना दी और रानी के पैर पकड़ लिए। रानी के हट करने पर झलकारी ने पैर छोड़े। रानी ने उससे पूछा, क्या बात है झलकारी, कुछ कहना चाहती है क्या? झलकारी ने सिर नीचा किए हुए कहा, मुझे जा बिनती करने, मुझे माफी मिल जाए तो कहो। रानी ने मुस्कुराकर अभयदान दिया। झलकारी बोली, महाराज, मोरे घर में पूरिया पुरबे को और कपड़ा बुनबे को काम होत आओ है। पे उन्ने अब कम कर दो है। मलखम्ब कुश्ती और जाने का करन लगे। अब सरकार घर कैसे चलाई? रानी ने पूछा, तुम्हारी जाति में और कितने लोग मलखम्ब और कुश्ती में ध्यान देने लगे हैं? काय मैं का घर घर देखत फिरत? झलकारी ने बड़ी बड़ी कजरारी आंखें घुमाकर मुस्कुराकर तीक्ष्ण उत्तर दिया। रानी हंस पड़ी। यह तो तुम्हारे पति बहुत अच्छा काम करते हैं। तुम भी मलखम्ब कुश्ती सीखो, इनाम दूंगी। घोड़े की सवारी भी सीखो। झलकारी लंबा घूंघट खींचकर नप गई। घूंघट में ही बेतरह हंसी। रानी भी हंसी और अन्य स्त्रियों में भी हंसी का स्रोत फूट पड़ा। लगभग सभी उपस्थित स्त्रियों ने जरा चिंता के साथ सोचा, हम लोगों से भी मलखम्ब कुश्ती के लिए कहा जाएगा, बड़ी मुश्किल आई। उन लोगों ने उन फूलों के ढेरों और आभूषणों में होकर अखाड़ों और कुश्तियों को झांका तथा परंपरा की लज्जा और संकोच में वे ठिठुर सी गई। उनकी हंसी को एक जकड़ सी लग गई। झलकारी बोली, महाराज, मैं चकिया पीसत हो। दो दो तीन तीन मटकन में पानी भर भर ले आउत। रांटा कातत। रानी ने कहा, तुम्हारे पति का क्या नाम है? झलकारी सिकुड़ गई। बख्शिन ने तपाक से कहा, आज हम लोग आपस में कुमकुम रोरी लगाते समय एक दूसरे से पति का नाम पूछेंगे ही। झलकारी को भी बतलाना पड़ेगा उस समय। परंतु वह नखरे के साथ दूसरी स्त्रियों की ओर देखने लगी। रानी ने हंसकर पूछा, परंतु क्या बख्शिनजू? बख्शिन ने उत्तर दिया, सरकार, बड़े काम पहले राजा से आरंभ होते हैं। आज के उत्सव की परिपाटी में रिवाज के अनुसार सबको अपने पति का नाम लेना पड़ेगा, परंतु प्रारंभ कौन करेगा? क्या यह भी हम लोगों को बतलाना पड़ेगा? कुछ स्त्रियां हंस पड़ी
कुछ ताली पीट कर थिरक गईं। रानी की सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनका मुंह देखने लगी। रानी के गौर मुख पर उषा की अरुण स्वर्ण रेखाएं सी खिंच गईं। वह मुस्कुराई जैसे एक क्षण के लिए ज्योत्सना छिटक गई हो। जरा सिर हिलाया, मानो मुक्त पवन ने फूलों से लदी फुलवारियों को लहरा दिया हो। रानी ने बख्शिन से कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, तुमको पहले बतलाना होगा। सरकार हमारी महारानी है, पहले सरकार बतलावेंगी, पीछे हम लोग आज्ञा का पालन करेंगी। बख्शिन ने घूंघट का एक भाग होठों के पास दबाकर कहा। हल्दी कुंकू के उत्सव पर सधवा स्त्रियां एक दूसरे को रोरी का टीका लगाती हैं और उनको किसी न किसी बहाने अपने पति का नाम लेना पड़ता है। रानी ने कहा, बख्शिनजू, अपनी बात पर दृढ़ रहना। आज्ञा पालन में आगा पीछा नहीं देखा जाता। परंतु धर्म की आज्ञा सबके ऊपर होती है सरकार, बख्शिन हठपूर्वक बोली। रानी के गोरे मुखमंडल पर फिर एक क्षण के लिए रक्तिम आभा झाई सी दे गई। बोली, बख्शिनजू, याद रखना, मैं भी बहुत हैरान करूंगी। मेरी बारी आएगी तब मैं तुम्हें देखूंगी। बख्शिन ने प्रश्न किया, अभी तो मेरी बारी है सरकार, बतलाइए, महादेव जी के कितने नाम हैं? रानी ने अपने विशाल नेत्र जरा झुकाए, गला साफ किया, बोली, शिव, शंकर, भोलानाथ, शंभु, गिरिजापति। सरकार को पूरा कोश याद है। अब यह बतलाइए कि महादेव जी के जटाजूट में से क्या निकलना है? सर्प, रुद्राक्ष? जी नहीं सरकार। किसकी तपस्या करने पर किसको महादेव बाबा ने अपनी जटाओं में छिपाया और कौन वहां से निकलकर हिमाचल से बहकर इस देश को पवित्र करने के लिए आया? ब्रह्मावर्त के नीचे किनका महान सुहावनापन है? गंगा का यकायक लक्ष्मीबाई के मुंह से निकल पड़ा। उपस्थित स्त्रियां हर्ष के मारे उन्मत्त हो उठी, नाचने लगी, गाने लगी। झलकारी ने तो अपने बुंदेलखंडी नृत्य में अपने को बिसरा सा दिया। रानी उस प्रमोद में गौर की प्रतिमा की ओर विनीत कृतज्ञता की दृष्टि से देखने लगी। आमोद की उस थिरकन का वातावरण जब कुछ स्थिर हुआ, रानी ने आनंद विभोर बख्शिन का हाथ पकड़ा, कहा, बख्शिनजू, सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी बारी आई। बख्शिन के मुंह पर गुलाल सा बिखर गया। नतमस्तक होकर बोली, सरकार, अभी यहाँ बड़े बड़े मंत्रियों और दीवानों की स्त्रियां और बहुएं हैं। हम लोग तो सरकार की सेना के केवल बख्शी ही हैं। रानी ने मुस्कुराते मुस्कुराते दांत पीसकर विशाल नेत्रों को तरेर कर, जिनमें होकर मुस्कुराहट विवश झरी पड़ रही थी, कहा, बख्शी, सेना का आधार, तोपों का मालिक, प्रधान सेनापति के सिवाय और किसी से नीचे नहीं। राजा के दाहिने हाथ की पहली उंगली और तुम यहां उपस्थित स्त्रियों में सबसे अधिक शरारतीन। मेरे सवालों का जवाब दो। बख्शिन ने अपनी मुख मुद्रा पर गंभीरता, क्षोभ और अनमनेपन की छाप बिठलानी चाहिए, परंतु लाज से बिखरी हुई चेहरे की गुलाली में से हंसी बरबस फूटी पड़ रही थी। बख्शिन बोली, सरकार की कला ही इतनी प्रबल है कि मेरा हाथ टूटा जा रहा है। तुम्हारी कलाई भी इतनी ही मजबूत बनवाऊंगी। बात न बनवाओ, मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो, मेरे पुरखों के नाम याद हैं? बख्शिन संभल गई। उसने सोचा, मार्के का प्रश्न अभी दूर है। बोली, हाँ सरकार, जिनकी सेवा में युग बीत गए उनके नाम हम लोग कैसे भूल सकते हैं? बतलाओ मेरे ससुर का नाम, रानी ने मुस्कुराते हुए दृढ़तापूर्वक कहा। चतुर बख्शिन गड़बड़ा गई। उसके मुंह से निकल गया, भाऊ साहब। बख्शिन के पति का नाम लाला भाऊ था। रानी ने हंसकर बख्शिन का हाथ छोड़ दिया। उपस्थित स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बख्शिन को अपने पति का नाम बतलाना तो जरूर था, परंतु वह रानी को थोड़ा परेशान करके ही बतलाना चाहती थी। लेकिन रानी ने अनायास ही बख्शिन को परास्त कर दिया। इसके उपरांत रानी ने चुलबुली झलकारी को बुलाया। उसके पति का
वहां किसी को नाम नहीं मालूम था, इसलिए बहानों की गुंजाइश न थी। रानी ने सीधे ही पूछा, तुम्हारे पति का नाम? झलकारी के पति का नाम पूरन था। पति का नाम बतलाने के लिए व्यग्र थी, परंतु उत्सव की रंगत बढ़ाने के लिए उसने जरा सोच विचार कर एक ढंग निकाला। बोली, सरकार, चंदा पूरन मासी को ही पूरो पूरो दिखात है ना? रानी ने हंसकर कहा, ओहो, पहले ही अरसट्टे में फिसल गई। पूरन नाम है। झलकारी झेप गई, चतुराई विफल हुई, हंस पड़ी। इसी प्रकार हंसते खेलते और नाचते गाते स्त्रियों का वह उत्सव अपने समय पर समाप्त हुआ। अंत में रानी ने स्त्रियों से एक भीख सी मांगी, तुम में से कोई बहनों के बराबर हो, कोई काकी हो, कोई माई, कोई फूफी। फूल सदा नहीं खिलते, उनमें सुगंधी भी सदा नहीं रहती, उनकी स्मृति ही मन में बसती है। नित्य गान की भी स्मृति ही सुखदायक होती है, परंतु इन सब स्मृतियों का यह पोषक, यह शरीर और इसके भीतर की आत्मा है। उनको पुष्ट करो और प्रबल बनाओ। क्या मुझे ऐसा करने का वचन दोगी? उन स्त्रियों ने इस बात को समझा हो या ना समझा हो, परंतु उन्होंने हाँ हाँ की। उन लोगों को डर लगा कि वहीं और तत्काल कहीं मलखंभ और कुश्ती न शुरू कर देनी पड़े। इत्रपान के उपरांत चली गईं। एक बात लेकिन स्पष्ट थी, जब वे गईं तब वे किसी एक अदृष्ट अवर्ण्य तेज से ओतप्रोत थीं। इसके उपरांत फिर झांसी नगर की स्त्रियां संध्या समय थालों में दीपक सजा सजा कर और गले में बेला, मोतिया, जाही, जूही इत्यादि की फूल मालाएं डाल डाल कर मंदिरों में जाने लगी। स्त्रियों को ऐसा भान होने लगा जैसे उनका कोई सतत संरक्षण कर रहा हो, जैसे कोई संरक्षक सदा ही उनके साथ रहता हो, जैसे वे अत्याचार का मुकाबला करने की शक्ति का अपने रक्त में संचार पा रही हों। नाटकशाला की ओर से गंगाधर राव की रुचि कम हो गई। वे महलों में अधिक रहने लगे, परंतु कचहरी दरबार करना बंद नहीं किया। न्याय वे तत्काल करते थे, उल्टा सीधा जैसा समझ में आया मन माना। दंड उनके कठोर और अत्याचार पूर्ण होते थे, लेकिन स्त्रियों को कभी नहीं सताते थे और न किसी की धन संपत्ति लूटते थे। झांसी की जनता उनसे भयभीत थी, परंतु अपनी रानी पर मुग्ध थी। रानी शासन में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती थी, किंतु राजा के कठोर शासन में जहां कहीं दया दिखलाई पड़ती थी, उसमें जनता रानी के प्रभाव के आभास की कल्पना करती थी। कंपनी का झांसी प्रवासी असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट राजा के कठोर शासन, अत्याचार इत्यादि के समाचार गवर्नर जनरल के पास बराबर भेजता रहता था। उनके किसी भी सत्कार्य का समावेश उन समाचारों में न किया जाता था और राज्यों के साथ साथ कलकत्ते में झांसी राज्य की भी मिसाल तैयार होती चली जा रही थी। अंग्रेजों का चौरस करने वाला बेलन बेतहाशा, लगातार और जोर के साथ चल रहा था। अंग्रेज लोग अपनी दुकान में हिंदुस्तान को अधूरी या अधकचरी सौदा का रूप लिए नहीं देख सकते थे। एक कानून, एक जाब्ता, एक मालिक, एक नज़र, इसमें अनैक्य की तिल भर भी स्थान देने की गुंजाइश न थी। मौका मिलते ही छोटे मोटे रजवाड़े साफ हजम, भारतीय जनता के सुख के लिए। ऊंचे पदों पर भारतीय पहुंच नहीं पावे। भारतीय संस्कृति हेच और नाचीज है, इसीलिए पनपने ना पावे। भारत में बहुत फालतू सोना चांदी है, इसीलिए अंग्रेजी दुकान की रोकड़ बढ़ती चली जावे। जनता स्वाधीनता का नाम ले तो उसको बड़ी रियासतों के अंधेरों का संकेत करके चुप कर दिया जावे। बड़ी रियासत वाले जरा भी सिर उठावें तो छोटी रियासतों को किसी न किसी बहाने घोट घाट कर बड़ी रियासतों को चुप रहने का सबक सिखाया जावे। सबसे बड़ा काम जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी जनता की भलाई के लिए किया था, वह था पंचायतों का सर्वनाश। अंग्रेजों को इस बात को परखने में बिल्कुल विलंब नहीं हुआ कि उनके कानून के सामने हिंदुस्तान की आत्मा का सिर तभी झुकेगा जब यहाँ की पंचायतें विलीन हो जाएंगी और हिंदुस्तानी
अर्जियां लिए उनकी बनाई हुई साहबी अदालतों के सामने मुंह बाए भटकते फिरेंगे। यह सब 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक ढंग से हुआ। जो परिस्थिति कठोर से कठोर पठान या मुगल नरेश अपने प्रकट अत्याचारों से उत्पन्न नहीं कर पाए थे, वह अंग्रेजों ने अपनी वैज्ञानिक हिकमत से उत्पन्न कर दी। बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाब अपनी जनता का दामन छोड़कर अंग्रेजों का मुंह ताकने लगे। पुरुषार्थ की जरूरत न थी, इसीलिए सिर डुबोकर विलासिता के पोखरों में घुस पड़े। अंग्रेजी बंदूक और संगीन उनकी पीठ पर थी। जनता की परवाह ही क्या की जाती। अंग्रेजों को केवल एक बात का खटका था, उनके इलाकों के हिंदू और मुसलमान धर्म के इतने ढकोसले क्यों मानते हैं। किसी दिन इन ढकोसलों की श्रद्धा में होकर हमें नफरत की निगाह से न देखने लगे। इस धर्म से लिपटी हुई आत्मा का कैसे उद्धार करके अपना भक्त बनाया जावे। बस इनकी रूहानी भक्ति मिली कि हिंदुस्तान में अपना राज्य अमर और अक्षय हो गया। इसीलिए सरकारी पाठशालाओं में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अमेरिका हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, सोने की चिड़िया, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भारत भूमि तो हाथ में आई। यह न जाने पावे किसी तरह भी हाथ से। मंदिरों की मूर्तियां मत तोड़ो, मस्जिदों को अपवित्र मत करो, परंतु धम्म पर से श्रद्धा को हटा दो। फल उससे भी कहीं बढ़कर होगा। और कोने कोने में टीढ़ी पीट दो कि हम धर्मों के विषय में बिल्कुल तटस्थ हैं। हमारा एकमात्र आदर्श हिंदुस्तान के लुटेरों और डाकुओं का दमन करके शांति स्थापित करने का है, जिससे खेती किसानी आबाद हो सके और व्यापार बेरोक टोक चल सके। किसका व्यापार? किसके लिए खेती किसानी? उसी अंग्रेज दुकानदार के लिए। गंगाधर राव यह सब अच्छी तरह नहीं समझते थे, परंतु उनके पहले पूना में एक दुबला पतला व्यक्ति नाना फडनीस हुआ था। वह खूब समझता था। एक एक नस, एक एक रग, राई रत्ती उसने हिंदुस्तान के तत्कालीन नेताओं को बहुत समझाया, बहुत सावधान किया, परंतु वे मूर्ख कुछ न समझे। अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा में परस्पर कट मरे। अंग्रेजों ने पंजाब को परास्त करके हाल ही में अपने हाथ में किया था। बिहार और बंगाल में राज्य था ही। मध्य देश बपौती का रूप धारण करता चला जाता था। इनके सबके बीच में दो बड़े बड़े रोड़े थे। एक अवध की मुसलमानी नवाबी और दूसरी झांसी की बड़ी हिंदू रियासत। ये दोनों किसी प्रकार खत्म हो जाएं तो पांचों घी में और फिर हो चौरस करने वाले अंग्रेजी बेलन की जय। गंगाधर राव के पास गार्डन और कुछ अन्य अंग्रेज आया करते थे, परंतु गार्डन और वे केवल दोस्ती निभाने नहीं आया करते थे। राज्य की भीतरी बातों का पता लगाकर गवर्नर जनरल को सूचना देना उनका प्रधान कर्तव्य था। गंगाधर राव के कोई संतान उस समय तक नहीं हुई थी। दूसरा विवाह संतान की आकांक्षा से किया था। रानी गर्भवती भी थी, परंतु यह अनिवार्य नहीं था कि उनके पुत्र ही उत्पन्न हो। यदि वह निसंतान मर गए तो झांसी को तुरंत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। अंग्रेजों के अंतर्मन में यह निहित था, इसीलिए गार्डन इत्यादि गंगाधर राव की खरी खोटी भी सुन लेते थे। एक दिन शायद आवे जब झांसी निवासी हमारी खरी खोटी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सुनेंगे। भीतर भीतर यह लालसा घर किए बैठी थी। ठंड पड़ने लगी थी। तारे अधिक चमक दमक के साथ चंद्रिका को अपनी विस्तृत झीनी चादर उड़ाकर आकाश में उपस्थित हुए। गार्डन और राजा गंगाधर राव महल के दीवान खाने में बातचीत कर रहे थे। गंगाधर राव: बाजीराव पंत प्रधान के देहांत का समाचार मुझको मिल गया था, परंतु यह हाल में मालूम हुआ कि उनकी पेंशन जब्त कर ली गई है। यह अच्छा नहीं किया गया। सोचिए सरकार, 8 लाख रुपया साल कितना होता है, और फिर बिठूर जागीर मुफ्त में, उस पर खर्च कुछ नहीं। मुझको याद है, मुझको विश्वसनीय लोगों ने बतलाया है कि कंपनी ने सन 1802 में उक्त पंत प्रधान के साथ जो संधि की थी,
उसमें गवर्नर जनरल ने अपने हाथ से लिखा था, यावत चंद्र दिवाकरो कायम रहेगी। परंतु चंद्रमा और सूर्य सब जहां के तहां हैं। संधि पत्र पर दस्तखत किए अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए और सारा मैदान सवाचट कर दिया। सरकार, संधि पत्र मेरे सामने नहीं है, इसीलिए ठीक ठीक नहीं कह सकता कि उसमें क्या लिखा है। परंतु सुनता हूं उनको जब 15-16 वर्ष पीछे पेंशन दी गई, तब यह लिखा था कि पेंशन को वह और उनका कुटुंब ही भोग सकेगा। नाना धोड़ू पंत जो अब जवान है, पंत प्रधान का दत्तक पुत्र है, क्या वह उनका कुटुंबी न माना जाएगा? हमारे देश में कानून में गोद नहीं मानी जाती, पर हिंदुस्तान तो आपका देश नहीं है। अंग्रेज कंपनी का राज्य तो है। राजा अपना कानून बरतता है, न कि प्रजा का। सरकार अपने राज्य में अपना ही कानून तो बरतते हैं ना। हमारा और हमारी प्रजा का कानून तो एक ही है। यह बिल्कुल ठीक है सरकार, और दीवानी मामलों में हमारे इलाकों में भी प्रजा का ही कानून माना और चलाया जाता है। परंतु रियासतों के संबंध में यह बात लागू नहीं की जा सकती। क्यों? रियासतें और उनके रईस का क्या साधारण प्रजा से भी गए बीते हैं? सो सरकार, मैं नहीं जानता। कंपनी सरकार इंग्लैंड में कानून बना देती है। कुछ कानून गवर्नर जनरल भी बनाते हैं। हमको उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। हमारे धर्म में विधान है कि यदि औरस पुत्र पिंडदान देने के लिए न हो तो दत्तक पुत्र ठीक औरस पुत्र की जगह पिंडदान दे सकता है। आप लोग क्या राजाओं को इससे वंचित करना चाहते हैं? नहीं सरकार, बड़ी रियासतों को यह अधिकार दे दिया गया है। परंतु जो रियासतें कंपनी सरकार की आश्रित हैं, उनमें गोदी गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना नहीं ली जा सकती। यदि ली जावे तो गोद लिया लड़का राज्य की गद्दी का अधिकारी नहीं माना जा सकता। वह राजा की निजी संपत्ति अवश्य पा सकता है और पिंडदान मजे में दे सकता है। सरकार ने हमारी धर्म की पुस्तक पढ़ी, उसका हिंदी में अनुवाद हो गया है, छप गई है। छप गई है अर्थात छापा खाना में छपती है। उसमें यंत्र होते हैं, वर्णमाला के अक्षर ढले हुए होते हैं। उनको मिला मिलाकर स्याही से कागज पर छाप लेते हैं। हजारों की संख्या में पुस्तकें छप जाती हैं। हैं? यह तो विलक्षण यंत्र है। मैं ग्रंथों की नकल करवा करवा कर हैरानी में पड़ा रहता हूँ और न जाने कितना रुपया व्यय किया करता हूँ। एक यंत्र हमारे लिए भी मंगवा दीजिए। गार्डन को डर लगा, ऐसा भयंकर विषधर झांसी में दाखिल किया जावे, पुस्तक छपेगी, समाचार पत्र निकलेंगे, जनता सजग हो जाएगी, अंग्रेजों का रौब धूल में मिल जाएगा। जिस आतंक के बल भरोसे कंपनी सरकार राज्य चला रही है, वह हवा में मिल जाएगा। गार्डन ने सोचा था कि राजा को एक कड़वे प्रसंग से हटाकर किसी मनोरंजक प्रसंग में ले जाऊं, परंतु यह प्रसंग तो और भी अधिक कटु निकला। लेकिन गार्डन ने चतुराई से अपने को बचा लेने का प्रयत्न किया। बोला, सरकार, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना कोई भी उस यंत्र को नहीं रख सकता। गंगाधर राव को रोष हुआ, आश्चर्य भी। बोले, इसमें भी गवर्नर जनरल की आज्ञा, अनुमति? आप लोग थोड़े दिन में शायद यह भी कहने लगे कि हमारी आज्ञा बिना पानी भी मत पियो। गार्डन हंसने लगा। राजा भी हंसे। बात टालने की नीयत से उसने कहा, सरकार, बड़ी देर से हुक्का नहीं मिला, आज क्या पान भी ना मिलेगा? राजा ने हुक्का दिया। उसी समय हरकारे ने आकर खुशी खुशी कहा, महाराज की जय हो, झांसी राज्य की जय हो। राजा को मालूम था कि रानी प्रसव गृह में है। जय का शब्द सुनते ही समझ गए। भीतर का हर्ष भीतर ही दबाकर गंभीरता के साथ पूछा, क्या बात है? हरकारा हर्ष के मारे उछला पड़ता था। उसने हर्षोन्मत्त होकर उत्तर दिया, श्रीमंत सरकार, झांसी को राजकुमार मिले हैं। और उसने नीचा सर करके अपनी कलाइयों पर उंगलियों से कड़ों के वृत्त बनाए। राजा ने हंसकर कहा, सोने के कड़े मिलेंगे और सिरों पाव भी। जा,
तोपों की सलामी छुटवा, पर देख, बड़ी तोपें ना छूटे, हल्ला बहुत करती हैं और बस्ती के पंचों और भले आदमियों को सूचना दे। गार्डन भी बहस से छुटकारा पाकर अपने घर चला गया। गवर्नर जनरल को सूचना दे दी गई। झांसी राज्य को अंग्रेजी इलाके में मिला लेने की घड़ी टल गई। जिस दिन गंगाधर राव के पुत्र हुआ, उस दिन संवत 1908 सन 1851 की अगहन सुदी एकादशी थी। यूं ही एकादशी के रोज मंदिरों में काफी चहल पहल रहती थी। उस एकादशी को तो आमोद प्रमोद ने उन्माद का रूप धारण कर लिया। अपनी प्यारी रानी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति का समाचार सुनकर झांसी थोड़े समय के लिए इंद्रपुरी बन गई। राजा ने बहुत खर्च किया, इतना कि खजाना करीब करीब खाली कर दिया। दरिद्रों को जितना सम्मान उस अवसर पर झांसी में मिला, उतना शायद ही कभी मिला हो। दरबार हुआ, गवैये आए, मुगल खाका ध्रुवपद सिरे का रहा, उसको हाथी बख्शा गया। नर्तकियों में दुर्गा भाई खूब पुरस्कृत हुई। नाटक हुआ, परंतु उसमें मोतीबाई न थी। राजा के मन में आया कि उसको फिर से रंगशाला में बुलवा लिया जावे, परंतु ना किसी ने सिफारिश की और ना राजा अपने हट को छोड़कर स्वयं प्रवृत्त हुए। दरबार में सभी जागीरदारों को कुछ न कुछ मिला। उस दरबार में केवल एक व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति न करा सका। वे थे नवाब अली बहादुर, राजा रघुनाथ राव के पुत्र। जब अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के कुशासन काल में झांसी का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था, तभी उनकी जागीर जब्त कर ली गई थी और उनको 500 रुपया मासिक पेंशन दी जाने लगी थी। जब गंगाधर राव को राज्याधिकार मिला, तब उन्होंने यह पेंशन जारी रखी। अली बहादुर चाहते थे कि यथासंभव उनको वही जागीर फिर मिल जावे। जागीर ना मिल सके तो पेंशन में काफी वृद्धि कर दी जावे। जागीर मिलती न देखकर अली बहादुर ने पेंशन बढ़ाने के लिए विनय की। राजा ने पॉलिटिकल एजेंट से सलाह करने की बात कहकर नवाब को उस समय टाला। नवाब का मन मसोस खा गया, परंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। अनेक अंग्रेज अफसरों से उनका मेल जोल था, परस्पर आना जाना था, इसीलिए उस आश्रय को दृढ़ता पूर्वक पकड़ने की उन्होंने अपने जी में ठानी। दरबार में पगड़ी बंधवाने की प्रथा बहुत समय से चली आ रही थी। श्याम चौधरी नाम के एक सेठ के घराने वाले ही ऐसे मौकों पर पगड़ी बांधते थे। श्याम चौधरी लखपति था। कहते हैं कि उस समय झांसी में 52 लखपति थे। ये 52 घर 52 बसने कहलाते थे। श्याम चौधरी पाग बांधने के पहले अपना नेक दस्तूर लेने के लिए बहुत मचला। राजा ने जब मोती जड़े सोने के कड़े देने का वचन दिया, तब उसने राजा को पगड़ी बांधी। नवाब अली बहादुर का जी इससे और भी अधिक जल गया। वह किसी भी तरह इस भावना को नहीं दबा पा रहे थे। मैं राजा का लड़का हूं, मैं ही झांसी का राजा होता। मेरे पास जागीर तक नहीं, छोटे से छोटे लोगों का इतना आदर सत्कार और मेरी पेंशन बढ़ाने तक के लिए पॉलिटिकल एजेंट की सलाह की जरूरत। नवाब साहब ऊपर से प्रसन्न और भीतर से बहुत उदास अपनी हवेली को लौट आए। वे रघुनाथ राव के नई बस्ती वाले महल में रहते थे। महल में 3 चौक थे, एक रंग महल, दूसरा सैनिकों, हाथियों इत्यादि के लिए, तीसरा घोड़ों और गायों के लिए। महल का सदर दरवाजा चांद दरवाजा कहलाता था। इस पर चढ़कर वे और उनके मुसलमान अफसर ईद के चांद को देखते थे, इसीलिए दरवाजे का नाम चांद दरवाजा पड़ गया था। बिल्कुल अगले सहन के आगे एक और विस्तृत सहन था, जिसके एक और इनका प्रिय हाथी मोती गज बंधता था और दूसरी ओर राजा रघुनाथ राव के जीवन काल में इनकी माता लच्छोबाई के रहने के लिए हवेली थी। इस समय नवाब अली बहादुर के अधिकार में यह हवेली और उसका महल था। बाहर वाली हवेली में उनके मेहमान या आश्रय ठहराए जाते थे। दरबार से लौटकर अली बहादुर पहले इसी हवेली में गए। हवेली बड़ी थी, उसमें कई कक्ष थे, परंतु उजाला केवल 2 कक्षों में था, बाकी सूनी और अंधेरी थी। बाहर पहरेदार थे। उजाला दीपकों का था, क्षमादानों में जल रहे थे। 2 कमरों में अलग अलग, दोनों कमरे एक दूसरे से काफी दूर।
जिस पहले कमरे में नवाब अली बहादुर गए उसमें सिवाय खुदा बख्श के और कोई न था। अभिवादन के बाद उनमें बातचीत होने लगी। खुदा बख्श ने आशामयी आंखों से कहा, हुजूर ने मेरी विनती तो पेश की ही होगी। अली बहादुर ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मौका नहीं आया। जानते हो महाराज अव्वल दर्जे के जिद्दी हैं। एक आध दिन मौका आने दो, तब कहूंगा। उस कमरे में बेचारी मोती बाई उम्मीदें बांधे बैठी है। उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। उसके लिए आप कुछ कह सके? क्या कहता, वहां तो बनिया और छोटे छोटे लोगों की बन पड़ी। मेरे लिए ही कुछ नहीं हुआ है। जी हाँ, जागीर चूल्हे में गई। पेंशन बढ़ाने के लिए अर्ज की तो कह दिया कि बड़े साहब से सलाह करेंगे। मैं सोचता हूं कि हम ही लोग बड़े साहब से क्यों ना मिलें। आपके साथ काफी जुल्म हुआ है। आप मुद्दत से छिपे छिपे फिर रहे हैं। जिस मोतीबाई के लिए राजा पलक पावड़े बिछाते थे, वह बेचारी दर दर फिर रही है। एक दिन मुझको यह और राजा के अनेक अत्याचार बड़े साहब के सामने साफ बयान करने हैं। आप भी चलना। मैं तो आज तक किसी गोरे से नहीं मिला। आपकी उनसे दोस्ती है, आप जैसा ठीक समझे करें। मोतीबाई से अर्जी ना दिलाई जावे। आपसे कुछ बातचीत हुई? क्या कहूं, वे तो मुझसे पर्दा करती हैं। आप ही पूछिएगा। नाटकशाला वाली भी पर्दा करती है। रंगमंच पर तो पर्दे का नाम निशान नहीं रहता, बल्कि उससे बिल्कुल उल्टा व्यवहार नजर आता है। अली बहादुर की अवस्था 42-43 वर्ष की थी। स्वस्थ थे, रंगीन तबीयत के। उन्होंने बातचीत का सिलसिला जारी रखा। रंगमंच पर उनका नाचना, गाना, हाव भाव सभी पहले सिरे के दिखे। यहाँ पर्दा वे पीर अली के सामने तो निकालती हैं। पीर अली अली बहादुर का खास नौकर और सिपाही था। बर्ताव एकांत में मित्रों सदृश। उसको बुलवाया गया। पीर अली की मार्फत मोतीबाई से बातचीत होने लगी। बड़े साहब को अर्जी देने के प्रस्ताव पर मोतीबाई ने कहलवाया, मैं अर्जी नहीं देना चाहती हूँ। किसी अंग्रेज के सामने नहीं जाऊंगी। आप लोग बड़े आदमी हैं, आप लोगों के रहते मैं अंग्रेजों के बंगलों पर नहीं भटकना चाहती। अली बहादुर ने कहा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपकी अर्जी मैं पेश कराऊंगा। साहब से सब कुछ जवानी कह दीजिए। लिखी अर्जी नहीं दूंगी। खुदा बख्श ने समर्थन किया। लिखा हुआ कुछ नहीं देना चाहिए। यदि कहीं अर्जी को साहब ने महाराज के पास फैसले के लिए भेज दिया तो हम सब विपद में पड़ जाएंगे। अली बहादुर दूसरे के हाथ से अंगारे डलवाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने खुदा बख्श को समझाया, आपका इससे बढ़कर तो अब और कुछ नुकसान हो नहीं सकता। बिना किसी अपराध के देश निकाला दे दिया गया, घर द्वार छूटा, जागीर गई, प्रदेश की खाक छानते फिर रहे हो। मेरी राय में आपको लिखी अर्जी जरूर देनी चाहिए। मैं साहब से सिफारिश करूंगा। वे राजा के पास न भेजकर सीधी लाट साहब के गवर्नर जनरल बहादुर के पास भेज देंगे। कंपनी सरकार रियासतों के नुक्स तलाश करने में ही दिन रात व्यस्त रहती है। खुदा बख्श ने कहा, जरा सोच लूं, फिर किसी दिन अर्ज करूंगा। आप तो मेरे शुभ चिंतक हैं। आप अकेले का तो मुझको आधार ही है। एहसानों के बोझ से दबा हूं। अली बहादुर ने सोचा, जल्दी न करनी चाहिए। पीर अली ने छिपे संकेत में हामी भरी। खुदा बख्श के खाने पीने की व्यवस्था करके अली बहादुर चले गए। अकेले रह जाने पर मोतीबाई भी अपने घर गई। जाते समय उसने एक बार खुदा बख्श की ओर देखा। खुदा बख्श को ऐसा जान पड़ा जैसे कमलों का परिमल छुटकाती गई हो। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के
अगले भाग के साथ।